हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एमपी टेट की तैयारी की आखिरी चरण में पहुंचे होंगे, जो कि आपका एमपी टेट यहां पे 10 नवंबर को होने वाला है। उससे पहले हम सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आने की उम्मीद एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और यदि आप एमपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले वीडियो देखिए, जिससे आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिल सके। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे लगभग आपको 75% क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ तरीके से बदलाव करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो यहाँ पे बता दें कि प्रति घंटे जो है ये 45 घंटे योजना बना के काम करना है। और हम साल की बात करें तो साल में यहाँ पे 800 घंटे जो है यहाँ पे कार्य करना रहता है। आपको बता दें कि आरटी एक्ट जो है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने की जो है संभावनाएं रहती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन भी आरटीई एक्ट से है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन 2009 में इन विकल्पों में कौन सा लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे 14 से 18 आयु के बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग को साथियों बता दूं कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले अवश्य देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक दिन बचा है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मैराथन क्लास देखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप किसी कक्षा का बच्चा, देखिए, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। देखिए आपका जो सिलेबस है एमपी टेट का, इसमें जो बच्चे की अधिगम कठिनाइयों से जो संबंधी अक्षमताएं दी गई हैं तो वो सिलेबस में है। कहीं ना कहीं आप लोग तैयार किए होंगे, तो रिवीजन आप लोग करते चलिए। देखिए सी को डी पढ़ रहा है और डी को सी, तो यहाँ पे वो डिसलेक्सिया से संबंधित विकार से पीड़ित है। आपको बता दें कि बच्चों में जो अधिगम अक्षमता है वो 4 प्रकार की है, जिसमें डिसलेक्सिया भी एक प्रकार होता है। उसके अलावा डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया आदि संबंधित जो है यहाँ पे कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से संबंधित, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेजेंट वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो निःशक्त बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों, गिफ्टेड बच्चे हों या मंदबुद्धि बच्चे हों, तो सबके लिए यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जिसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसके अनुसार जो गणित शिक्षण आपके प्राइमरी में करवाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है गणित शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार, वो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। हमेशा बच्चे में कन्वर्जेंट थिंकिंग हो और वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एलिजिबिलिटी है उसका डेवलपमेंट कर पाए। यही एनसीएफ 2005 के गणित पढ़ाने का उद्देश्य है, जो कि आपके प्राइमरी जो है क्लास में यहाँ पे होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे एनसीईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना कि एनसीईटी का जो विस्तार रूप क्या है। एनसीईटी के विस्तार की रूप करें तो एनसीईटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि शिक्षक के
शिक्षक के पाठ्यक्रम का निर्धारित करता है कि प्राइमरी में कौन से टीचर बीटीसी या डीएलएड पढ़ाएंगे और बीएड में जो है सॉरी साथियों जूनियर में बीएड प्लस बीटीसी पढ़ाएंगे, टीजीटी में जो है बीएड और जो है यहाँ पे पीजीटी टीचर जो है एमए या जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये शिक्षण से संबंधित टीचर से संबंधित जो है ये अपना काम करता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि एनसीईटी का पूर्ण रूप हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए मानसिक मंदता। आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एमपी टेट में भी देखने को मिलेंगे यदि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आप लोग सिलेबस देखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सी, देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्न में से, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से, सॉरी साथियों यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटेंशंस की विशेषताएं नहीं है। देखिए मानसिक मंदता क्या होती है। मानसिक मंदता की बात करें तो मानसिक मंदता की इन 3 विकल्पों में से 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो है विशेषता नहीं है, जिसमें बुद्धिलब्ध आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, ये आपके मानसिक मंदता से संबंधित विशेषता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ये भी आपके मानसिक मंदता से रिलेटेड जो है विशेषता है। उसके बाद वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई करना, ये भी बच्चे के मानसिक मंदता की विशेषता है। लेकिन अंतः व्यक्तित्व संबंध अर्थात इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना, ये आपके जो है मानसिक मंदता का जो है विशेषता नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके निःशक्त बच्चों से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताना है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। देखिए निःशक्त बच्चा, अभी आपने लगभग जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। तो निःशक्त बच्चों के लिए जो प्रावधान किया गया वो समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन कह लीजिए तो ये क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके गिफ्टेड चाइल्ड। देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है। देखिए एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर को हुआ है यानी कि परसों, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को एक थोड़ा बारीकी से पढ़ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संकेत नहीं है। यदि आप सरसरी निगाह से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो नॉट शब्द है, नहीं शब्द है, नहीं देख पाते और यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो रचनात्मक विचार क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये जो 3 विकल्प हैं, विकल्प ए, सी और डी, ये आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत है। तो हमसे पूछा है कि संकेत नहीं है, तो ये संकेत दूसरों से झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली होने का इंडिकेशन या संकेत नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन है। तो अधिगम अक्षमता से क्या क्वेश्चन है, तो देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए जो डिसलेक्सिया कठिनाई है या विकार है, ये किससे संबंधित है, या लिखने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। तो देखिए जो विकल्प दिया गया है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया यहाँ पे कह रहा है एक मानसिक मेंटल इलनेस है, गणितीय विकार है डिसलेक्सिया इलनेस है, पठन विकार है डिसऑर्डर है, व्यवहार संबंधी जो है आपका विकार है। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल नीड वाली चाइल्ड कह सकते हैं, उनमें जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो
किस प्रकार की करानी चाहिए, ये विकल्प में हमें बताना है। तो उनको जो है अन्य समान बालकों के साथ, सॉरी साथियों, उनको अन्य समान बालकों के साथ उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वो विभिन्न सामान्य बालकों के साथ बैठकर वो अपने आप को वंचित या अपवंचित न समझे, उनका भी डेवलपमेंट कहीं न कहीं समाज के साथ हो पाए। इसलिए अन्य समान बालकों के साथ उनका जो है एजुकेशन को जो है उपलब्ध या प्रोवाइड करवाना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बुद्ध से संबंधित है। देखिए, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप एक टीचर, एज अ टीचर होने के नाते क्या करेंगे। देखिए, जब हमारे किसी क्लास का छात्र या हमारे किसी कक्षा का छात्र बुद्धिमान है, तो उसको हम जो है वहाँ पे वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसे वैसे ही हम मोटिवेशन करेंगे। एक टीचर होने के नाते यही हमारा फर्ज होना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन समस्या से, देखिए यहाँ पे बताना है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह किसकी विशेषता है। इन चार विकल्पों में यदि कोई बच्चा है वो वातावरण के दोषों को जानता है, उसकी कमियों को जानता है, उसकी जो रिक्तियाँ उसके प्रति जो है सजग रहता है, तो वो कौन से बालक की विशेषता हो सकती है। तो वो साथियों यहाँ पे सृजनशील बालक की एक विशेषता है, क्योंकि वो वातावरण में दोष क्या है, उसकी कमी क्या है, और उसके प्रति जो सजगता है उसको पूरी जो है निष्ठा से जो है निभाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। देखिए, जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित होती है। तो स्पेशल एजुकेशन एक कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से ये संबंधित होती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का जो है आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। देखिए, जो असंगठित कह लीजिए, वह वंचित कह लीजिए, या अपवंचित कह लीजिए, या पिछड़ा पिछड़ा कह लीजिए, तो जो पिछड़े एरिया से या घर से आते हैं तो अपने स्वतंत्र अध्ययन का यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं, क्योंकि वो एक नए जो है स्टूडेंट एज आ प्रवेश करते हैं अपने कक्षा में, और उनको थोड़ा कठिनाई होती है उसमें एकोमोडेशन या समायोजन करने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता की बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए, आप अपने अनपढ़, देखिए कोई अनपढ़ माता पिता के बच्चे हैं तो उनको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। देखिए, जब कोई अनपढ़ माता पिता का बच्चा होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता अनपढ़ है तो बच्चा भी अनपढ़ है और वो सीख नहीं सकता। ये एक प्रिजुडियस है, पूर्वाग्रह है, इसको एज ए टीचर होने के नाते हमें दूर करना है। तो यहाँ पे आप उसे उसके मदर लैंग्वेज की हेल्प से उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। देखिए, जो इंटरेस्ट चैप्टर है आपकी सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग तैयार किए होंगे। चलिए, जो बाह्य कारक है जो बालक के कक्षा को रुचि लेने से रोकता है, तो देखिए जो बाह्य कारक होता है वो बच्चे के जो सांस्कृतिक और प्रशिक्षण होते हैं वो उसके जो है रुचि को लेने से रोकते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कमजोर वर्ग बीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। देखिए, जो बीकर सेक्शन होता है वो सरकार के द्वारा निश्चित होता है कि कौन बीकर होगा, कौन जो है पिछड़ा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं कि न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग आते हैं, तो उन्हें हम सेक्शन बीकर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देखिए, एग्जाम में बैठिए तो कुछ चीज़ें आप लोग स्वयं से यहाँ पे बच्चों के अनुसार हमेशा सीखना है, ना कि स्वयं के अनुसार।
स्वयं के अनुसार से सीखें, वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना है। बच्चे के अनुसार सीखिए या जो गवर्नमेंट है जो पॉलिसी लाती है उसके अनुसार यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। देखिए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, इन 4 विकल्पों में हमें देखना है जिनकी सीखने की गति धीमी होती है। ये पिछड़े बालक में आते हैं, बिल्कुल सही है। जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 70 से 90 के पीछे होती है, ये भी पिछड़े में आते हैं, बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित बालक, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि तीनों विकल्प राइट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एलेक्सिया। देखिए, एलेक्सिया की बात करें तो एलेक्सिया क्या है? देखिए, एलेक्सिया की बात करें तो एलेक्सिया जो होता है एक पठन विकार होता है, ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। जो साइजोइड वर्ग है इसमें गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं। तो इसको आपको कहीं ना कहीं बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वन लाइनर क्वेश्चन है कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो एक लाइन में आंसर करना है कि गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, प्रतिभाशाली बालक यहाँ पे आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। देखिए, इस प्रकार के जो, देखिए इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी टेट वर्ग 3 में देखने को मिलेंगे। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन बालक आते हैं, तो देख लेते हैं। पिछड़ा बालक आते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली गिफ्टेड बालक बिल्कुल सही आते हैं, और बुद्धिमान बालक। तो ये सभी उपरोक्त सभी आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बाल अपराध से संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, अपराधी बालक या डिलिक्वेंट चाइल्ड कौन है? देखिए, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की सामान्यता होता है। देखिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनमें सामान्यता क्या दिखाई पड़ता है, तो उसमें जो है डिस्ग्राफिया जो लिखने से संबंधित, लिखने और पढ़ने से संबंधित ये डिसऑर्डर है, उसमें ये डिस्ग्राफिया देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो ये गणित संबंधित विकार होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का यहाँ पे विशेषता बताना है। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं वो, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शुरुआत में मिले थे। तो देखिए, क्वेश्चन का नेचर चेंज कर दिया जाता है और उसका टाइप चेंज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। देखिए, इस प्रकार के जो विकार होते हैं ये साथियों यहाँ पे ये विकार जो होते हैं ये डिसलेक्सिया विकार से संबंधित होता है, क्योंकि बच्चा जो है ये सा को यहाँ पे सा को वाज पढ़ लेता है। तो इस प्रकार के डिसलेक्सिया से संबंधित उसमें विकार पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो शिक्षिका हों, तो शिक्षक होने के नाते जब बच्चे में कोई अक्षमता होती है, फिजिकल जो अक्षमता होती है, तो एक टीचर होने के नाते उनके लिए सबसे उचित है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करें, एक्टिविटी करें। ये हमारे लिए और बच्चों के लिए उचित होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है
मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। देखिए, जब कोई बच्चा है जैसे मोहन ही है, अपने खेल के मैदान में जाने के लिए बैसाखी का प्रयोग नहीं करता, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो देखिए, इसलिए वो कुछ सुविधाएं होती हैं जो विद्यालय के द्वारा समानता उपलब्ध नहीं कराई जाती, इसलिए वो बैसाखी का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अंतिम और सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हमारा अंतिम और सेकंड क्वेश्चन है कि डैश डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। देखिए, यहाँ पे बताना कि किस कारण आपको प्रतिभाशीलता जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, तो यहाँ पे आनुवांशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरण, क्योंकि आनुवांशिकता देखिए, आनुवांशिकता इंटू जो वातावरण है, इसका जो है कॉम्बिनेशन करके हमारा जो डेवलपमेंट है ये देखने को मिलता है। चाहे वो जो है किसी भी श्रेणी का बच्चा हो, उस पर जो विकास है उसको आनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रवाह एक गुणनफल के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आनुवांशिक जो है रचना है और वातावरण है, अगर उसको अच्छे से प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो यहाँ पे उसकी प्रभावशीलता जो है यहाँ पे होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। देखिए, जब बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए क्या सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि यह सीखना और कैसे सीखना, इस प्रकार के जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे अपना कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी को अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए, ये रहे आपके 30 क्वेश्चनों की एक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। आप एग्ज़ाम देने से पहले जो है अवश्य देखिए, आप लोग को यहाँ पे अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इस प्रकार सेम टू सेम नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकार के कुछ नेचर चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि आपको ये सीरीज मैराथन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एमपी टेट के बारे में समय समय पर तैयारी जो है कराते रहें और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।